हनुमान चालीसा नहीं, संविधान चालीसा। धर्म के खिलाफ हैं, आप धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी बातें घुमाइए तो उसको कैसे क्लैरिफाई? नहीं, मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी चल रही हैं इस पैसे से जो सड़क बन रही है, हाँ। ताजमहल के पैसे से, तो ताजमहल अच्छा है या मंदिर अच्छा है जो एक पंडित जी ले जाएगा माल उठा के? नहीं, हमें तो नहीं मैं पता। आपसे पूछता हूँ। नहीं, हमें तो नहीं। आप कारोबार समझते हैं? एक नंबर कारोबार। ये उनकी आस्था नहीं है, हाँ। ये उनका कारोबार है। वो देश की राजधानी को हो सकता है कि चमाचम चाहते हो, चकाचक चाहते हो कि भाई ऐसे तो हमें बनाओ ना, हमें भी चमाचम बनाओ। हाँ। जब तुम हमारे संविधान के खिलाफ बोलोगे, जो संविधान तुम्हारे हनुमान चालीसा के विरुद्ध बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। पर सवाल उठा रहे हैं आप। उठा रहा हूँ। नहीं, आस्था की बात नहीं, खुल के बोलना पड़ेगा जी, खुल के बोलना पड़ेगा। मोदी के घर के बाहर बैठ के उसको संविधान चालीसा पढ़ाएंगे। विपक्ष नहीं, मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं अभी मुझे सुनिए नहीं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। देश भर में आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी या फिर जगह जगह जो तस्वीरें चल रही हैं, सत्ताधारी लीडर्स या जो हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं, वो जगह जगह संगठन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हनुमान चालीसा को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं और जगह जगह उसके चिन्ह छोड़े जा रहे हैं। पर आज जो तस्वीरें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर भी हो जाती हैं, क्योंकि तस्वीरों में आज चालीसा दूसरी है। सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये हनुमान चालीसा नहीं, संविधान चालीसा है। तो देखिए, इस देश में दो तस्वीरें निकल रही हैं कि एक तरफ हनुमान चालीसा चल रही है तो वहीं संविधान चालीसा भी चल रही है। अब इस संविधान चालीसा में क्या अंतर है, क्या समझाना चाहते हैं उन तमाम संगठनों को, या फिर उनकी भी बातें मैं इनसे पूछूंगी और जरूर पूछूंगी, तथ्यों पर सीधे बातचीत होगी। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। संविधान चालीसा उस समय आप लेकर के इसको आए हैं जब हनुमान चालीसा पूरे जोर पर है, चरम पर है। पहला सवाल ही यही है कि क्या बताना चाहेंगे हनुमान चालीसा को लेकर के, या आपने जो शुरुआत की है इसकी संविधान चालीसा की? जी देखिए, संविधान चालीसा इस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब वो हनुमान चालीसा उसको बता रहे हैं, 26 जनवरी 1950 से पहले भी हनुमान चालीसा इस देश में चलती थी। हाँ। और बहुत पुरानी है, 5000 साल से हनुमान चालीसा चल रही है। लेकिन उस वक्त इस देश के लोग भूखे थे, जातिवाद भयंकर था। ये जो SC ST के लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनको अधिकार नहीं था कि वो पानी ले पाएँ कुएं से। ठीक है, उनको अधिकार नहीं था कि वो मेन रोड पे आ पाएँ। हाँ। उनको अधिकार नहीं था कि अपर कास्ट की उनसे वो कुछ चीज़ें ले पाएँ। हाँ। कपड़े पहन पाएँ, झूठन खाने का उनको वो था, पढ़ नहीं पाने का, पढ़ाई का उनको अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही इस देश में संविधान चालीसा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इस देश के वो भूखे लोग जिनको कि अधिकार नहीं था पानी लेने का, पानी मिलने लग गया, रोजगार मिलने लग गया, शिक्षा मिलने लगी, सुरक्षा मिलने लगी, न्याय मिलने लगा, सारे देश को चलाने का तरीका भी मिल गया। इसको चलाने का तरीका मिला और उन वंचित लोगों का। और SC ST के अलावा वो महिलाएं, हाँ, जिनको जिंदा जला दिया जाता था मरे हुए पति के साथ, वो महिलाएं जिनको कि देवदासी बना दिया जाता था। किसी अगर ब्राह्मण को कोई सुंदर बेटी दिखाई दी, उसको बोल देते थे कि ये देवदासी बन जाएगी। वो महिलाएं जो अगर उसका पति मर गया तो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। वो महिला जिसका कि पति अगर नपुंसक है या उसको मारता है, पीटता है, तो उसको छुटकारा नहीं पा सकती थी। तो वो तमाम वो जो कमजोर लोग थे, तो ये जो संविधान चालीसा लागू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे उनका कुछ कल्याण नहीं हो रहा था। हाँ। तो ये संविधान चालीसा लागू होते ही तमाम लोगों को पूरे अधिकार मिलने लगे। अपना कल्याण करने में लगे हुए हैं और हनुमान चालीसा से ही वो अपना कल्याण सोचते हैं। उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, वो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हमें यहाँ अब हमने ठाना, इसीलिए इसमें दो अलग परिस्थितियां बनी है। एक तरफ आप लोग हैं, आप तमाम लोग हैं, थोड़ा सा दिखाइए तस्वीरों को। एक तरफ आप तमाम लोग हैं और एक तरफ वो तस्वीरें निकल रही हैं कि कुतुब मीनार घेरा, कहीं ज्ञान व्यापी, कहीं ताजमहल, जगह जगह ऐसी तस्वीरें निकल रही हैं कंट्रोवर्शियल। तो अलग अलग तस्वीरें क्या बयां करती हैं? और आपका ये चालीसा शब्द, मैं इस पर बार बार जोर दे रही हूं, तो मुझे बताएं कि 130 या 40 करोड़ की जनता को इस चालीसा का महत्व क्या बताना चाहते हैं? जी देखिए, वो जो तस्वीरें उधर जो तस्वीरें चल रही हैं, वो अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। वो इस देश की महंगाई को छुपाना चाहते हैं, इस देश को जो बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को और इसकी धरती बेच रहे हैं, उसको छुपाना चाहते हैं। और बहुत सारे
ऐसी चीज़ों को छुपाना चाहते हैं कि जो कि जनता को जानना चाहिए। क्योंकि मीडिया भी वो नहीं दिखाती है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, या कोई देश इन्होंने कोई कंपनी बेच दी, या किसी पूंजीपति अरबों रुपए लेके भाग गया इनका कोई, वो देश छोड़ के देश के नुकसान करके भाग गया। वो दिखाते हैं कहाँ कुतुब मीनार पे 50 आदमी बैठ करके वो कह रहे हैं इसको विष्णु स्तंभ बना दो, फलाना बना दो, टिकला बना दो, या वो धार्मिक उन्माद को दिखा रहे हैं, या हनुमान चालीसा को दिखा रहे हैं। इसीलिए हम वो लोग, क्योंकि हम ज़्यादा हैं शक्ति में। तो केवल आप देखते हैं संविधान चालीसा में कि उन तमाम मुद्दों पर बात होगी जो लोगों के लिए जरूरी है, जिनसे कहीं ना कहीं पर्दा या फिर ध्यान भटकाया जा रहा है। बिल्कुल भटकाया जा रहा है। देखिए, जब संविधान कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है मूल अधिकार कि भैया उसके कानून के सामने सब इक्वल हैं, तो फिर वहाँ पर एक मुजफ्फरनगर में एक आदमी प्रकाश वो कहता है कि भैया कोई चमार अगर मेरे खेत में आया, मेरे उस पे आया, ट्यूबवेल पे आया, तो 50 जूते और उसको 5,000 का फाइन लगाएंगे, और वो आदमी खुला घूमता है और उसको कोई कुछ नहीं करता है। तो इसका मतलब उस संविधान को, जो बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपते समय जो आशंका जाहिर की थी कि ये जो संविधान मैं दे रहा हूँ ये तो किताब है, पुस्तक है, ये अपने आप लागू नहीं होगी। इस देश के जो चुने जाएंगे, जो लीडरशिप, जो कर्णधार होंगे आगे भविष्य के, उनकी जिम्मेदारी होगी इसको ईमानदारी से और बिल्कुल बिना भेदभाव के लागू करना। तो इसका मतलब उन्होंने लागू नहीं किया। चल रही है, नहीं चल रही, इसीलिए तो हमें संविधान चालीसा लानी पड़ी कि भाई तुम्हारा किसी हनुमान चालीसा से काम नहीं होगा, किसी आप मस्जिद से नहीं होगा, भला इस संविधान से होगा। इस संविधान चालीसा में जो लिखे हुए आर्टिकल उनको पढ़ के होगा। क्योंकि जब आप अपना ये आर्टिकल पढ़ोगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर जब मैंने, लोग तो कहते हैं हम सब पढ़े हुए हैं, सब संविधान को फॉलो करते हैं, कोई पार्टी भी हो सभी यही कहते हैं। देखिए, एक को भी नहीं पता, जितने नेता बैठे हैं इनको एक और पता भी है, तो ये इनके दिमाग में जातिवाद, ये मनुवादी वो शक्तियां बैठी हैं जो हनुमान चालीसा पढ़वा रही हैं। आज तुम्हें संविधान पढ़ाना चाहिए ना, देश में बताना चाहिए ना, जो बच्चा पढ़ के जाए तो उसको पता रहे मेरे फंडामेंटल राइट क्या हैं, क्या मुझे इससे रोजगार कैसे मिलेगा, सरकार से मुझे क्या सवाल करने चाहिए, क्या जवाब करने चाहिए, इस धरती में हिस्सा कैसे मिलेगा, मेरे को शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन ये चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि आपको अनपढ़ रखना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने हनुमान चालीसा के समय में आपको अनपढ़ रखा, आपको पता है हनुमान चालीसा हनुमान जी ने नहीं लिखी। हनुमान जी तो आदिवासी थे, वो तो उन्होंने, योगी जी ने भी कह दिया, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है ना। तो फिर हनुमान चालीसा वो कैसे लिख सकते हैं? ये हनुमान चालीसा तो किसी ब्राह्मण भाई ने लिखी है ना अपने स्वार्थ के लिए। और जब हनुमान, मैं ये बता, यस, क्योंकि उनका स्वार्थ चल रहा है, वो मंदिर में बैठ के हनुमान, वो उनको कह रहा है कि भैया हनुमान चालीसा करके तेरे ऊपर जो भूत प्रेत हैं भाग जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया ये जो भी आप कारोबार समझते हैं, एक नंबर कारोबार, ये उनकी आस्था नहीं है, ये उनका कारोबार है। सुबह सुबह मंदिर को जब वो साफ सुथरा करके बैठता है ना वो ब्राह्मण, तो वो खुद पूजा नहीं करता है, वो पुजारियों का इंतजार करता है कि दक्षिणा लाएंगे, और उनके, वो अपने आप नहीं करता पूजा, जो भगत आता है वो उसके नाम पे पूजा करके और माल अंदर। आस्था पर सवाल उठा रहे हैं आप। उठा रहा हूँ। नहीं, आस्था की बात नहीं, खुल के बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा। 5000 सालों में जितने इनके 33 करोड़ देवी देवता हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ इसको, इन्होंने इनको ये तो कह दिया इन ब्राह्मणों को कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ, इसको खोदो तो वहाँ मूर्ति निकल गई, मैं इस पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, वहाँ उसको खोदा तो भगवान की मूर्ति, इन्होंने मंदिर कब्जा कर लिए। ये तो बता दिया कि भगवान कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा 5000 साल में कि इस देश के जो दलित या SC ST हैं ये भी मेरे हैं, इनको बराबर का हिसाब दो, बराबर का इनको बराबरी दो, बराबर का हिस्सा दो, रोजगार दो, इनको अपने बराबर बिठाओ, इनसे भेदभाव मत करो, और इनके घर जा करके खाना मत खाओ, तुम इनको अपने घर बुला करके खाना खिलाओ, अपनी पत्नी से बनवा करके अपने चौके में बैठ के खाना खिलाओ। ये तो किसी भगवान ने नहीं कहा। तो आपको लगता है कि परिवार के बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, अभी भी लगता है? बिल्कुल लगता है। और ब्राह्मणवादी पर आपने सबसे खास तौर पर जोर डाला है, तो कहीं ना कहीं वो भी भड़केंगे, तो क्या कहना? नहीं, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद एक विचार है और मनुवाद, ये एक संविधान है, उनका आचार संहिता है, बहुमत लोगों को उनके अधिकार छीनने का, उनको विक्टिमाइज करने का, उनके ऊपर शोषण करने का, ठीक है ना, वो एक विचारधारा, उसके खिलाफ हम खुल के ब्राह्मणवाद और मनुवाद बोलते हैं। तो उसमें ब्राह्मण कहाँ गया? बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे जो प्रोग्रेसिव है, जो आकर के समर्थन भी करते हैं, ऐसा नहीं है, और जो लड़ते हैं, मनोज झा जैसे पार्लियामेंट में लड़ते हैं, वहाँ पर इनके उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो हमने उसके व्यक्तिगत नहीं कहा। मनुवाद, ब्राह्मणवाद इस देश के लिए खतरा है। क्या समझते हैं ब्राह्मण? तो सभी यही सोचेंगे कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों की जो विचारधारा की वो सभी को बोला जा रहा, अंतर क्या है कि कौन ये लोग अंतर वो उनको समझना पड़ेगा। अगर आप मानव द्वारा मानव के शोषण के विरुद्ध, जो भी ब्राह्मण है, मानव द्वारा मानव के शोषण के विरुद्ध जो ब्राह्मण है, जो अपर कास्ट है, वो संविधान चालीसा के साथ है।
और जो मानव द्वारा मानव के शोषण के पक्ष में है वो हनुमान चालीसा के साथ है। वो आप सीधे सीधे कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर वो भावनाएं विराजमान हैं, हाँ जी, जिनसे आप सहमत नहीं बिल्कुल नहीं। अभी देश में स्थिति क्या देखते हैं कि देश में एक और बात बता दूं, हाँ। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ जो हनुमान चालीसा कर रहे हैं या उपद्रव मचा रहे हैं, ये खाली वो ब्राह्मण या वो दूसरे अपर कास्ट ही हैं। इसमें इन्होंने बहुत सारे हमारे लोगों को भी मिला रखा है, उनके दिमाग में डाल दिया कुछ उल्टा सीधा, उनको संविधान से अलग करके कुछ धार्मिक भावनाएं बना दी, तो उसमें कुछ वो दूसरे भी लोग हैं, दूसरे मजदूर वर्ग, फलाने वर्ग, जो कि अपनी मजदूरी नहीं मांग रहे, अपनी पक्की नौकरी नहीं मांग रहे, मगर वो कह रहे हैं कि भैया इस कुतुब मीनार में ये विष्णु स्तंभ लगा दो। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता कि ये जो कुतुब मीनार है इससे हम अपना बनाएंगे, विष्णु स्तंभ बनाएंगे उसको। वही मैं कह रहा हूँ, 2017, 18, 19 इन 3 वर्षों में कुतुब मीनार ने और ताजमहल ने, लाल किला ने, फतेहपुर सीकरी ने, इन 5 और ये आगरा फोर्ट ने, इन 5 ने मिला के 200 करोड़ रुपए का राजस्व भारत सरकार को दिया। अगर आप इसको मंदिर बना दोगे तो वो पंडित जी ले जाएंगे, वो हमारे काम थोड़ी आएंगे। अब जो 200 करोड़ का राजस्व था उसमें हमारा भी 22.5% हमें मिला SC/ST को, उसमें शिक्षा में, रोजगार में, डेवलपमेंट में, और वो 200 करोड़ का रोजगार हर नागरिक को मिला। मतलब SC/ST इसमें अपना कहीं ना कहीं नुकसान मानता है कि अगर मंदिर बने तो हमारा नुकसान होगा। सिर्फ हमारा नहीं, देश के एक नागरिक का, महिलाओं का, मजदूरों का, सब नागरिकों का, क्योंकि वो पैसा जो आया ताजमहल से और इन मोनूमेंट से, कुतुब मीनार से जो आया पैसा सरकारी खजाने में, तो वो डेवलपमेंट, अगर सड़क बन रही है तो सबके लिए बन रही है, SC/ST तो चलेंगे नहीं इस पे। तो अगर आप भी चल रही हैं इस पैसे से जो सड़क बन रही है ताजमहल के पैसे से, तो ताजमहल अच्छा है या मंदिर अच्छा है जो एक पंडित जी ले जाएगा माल उठा के? नहीं, हमें तो नहीं फंसाइए, पूछता हूँ, नहीं हमें तो नहीं फंसाइए, पर मैं सीधा सवाल करती हूँ कि अगर वहाँ पर लोग हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहेंगे कि भाई आप तो धर्म के खिलाफ हैं, आप धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी बातें घुमाइए, तो उसको कैसे क्लैरिफाई? नहीं, मैं कर रहा हूँ। हाँ। जब तुम हमारे संविधान के खिलाफ बोलोगे, जो संविधान इस देश के एक नागरिक को अधिकार देता है, तो हम तुम्हारे धर्म और संविधान, तुम्हारे हनुमान चालीसा के विरुद्ध बोलेंगे, खुल के बोलेंगे और लड़ेंगे। उन्होंने किस तरीके से संविधान का विरोध किया है, कौन सी ऐसी बातें लगती हैं आपको? देखिए, सबसे पहले जो अटैक हुआ निजीकरण, हमारा रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ। जब तुम निजी कर दोगे, सरकारी संस्थान में लागू होता है, तो उसमें हमारी 22.5% नौकरी गई, हिस्सेदारी गई। हाँ। आपने सरकारी संस्था, वो शिक्षण संस्थान प्राइवेट कर दिए या उसको बेच रहे, वहाँ टीचर नहीं है, वो खत्म कर दिए, तो हमारी शिक्षा गई। तो इन नीतियों से हमारा नुकसान हुआ, तो वो नीतियाँ गलत है ना। ये फॉर एग्जाम्पल इसलिए आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो जो नीति, जैसे अभी टोल प्लाजा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप भी सुन लीजिए, आपको भी काम आएगा। हमने इनको कहा टोल प्लाजा गैर संवैधानिक है। अब पूछो कैसे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(4) में ये लिखा हुआ है। आपने कभी संविधान नहीं देखा, मैं बताता हूँ, इसीलिए संविधान चालीसा बता रहा हूँ। उसमें ये आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, इसीलिए ये चालीसा बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक नागरिक दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से विचरण कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। अब अगर मैं गाड़ी लेके किसी टोल प्लाजा पर चला जाऊँ, मेरे पास टोल देने के पैसे ना हो, तो रोक लेंगे, बाउंसर रखे हुए हैं, वहाँ गुंडे रखे हुए हैं, मुझे जाने नहीं देंगे। तो क्या संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं हुआ? रास्ते तो बहुत सारे हैं, और नहीं है ना, बताओ कहाँ है? सब घेर लिए। अब तो भैया इतना जुगाड़ लगाते हैं, ये देश है भारत। सब घेर लिए, चारों तरफ टोल बना दिए, कहीं से नहीं जाने देंगे। हमने कहा इनको, गडकरी को 4 नोटिस दे दिए और धरना है। जनता से तेज सरकार चल रही है, आपको लगता है? वो बेईमानी कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपकी बात कहता हूँ। आप टोल प्लाजा पे गए, आपके पास वो फास्टैग नहीं है, आपने क्योंकि आप 6 महीने में, साल में एक बार जाते हो, गाड़ी तो है, ले ली किस्तों पे, चले गए बच्चों को लेके घूमने या परिवार के साथ, और टोल प्लाजा पे जाके फास्टैग नहीं है, आपने कैश में पैसे देने चाहे, तो वो कह रहे हैं कि कैश, तुम तो गुनाह कर रहे हो, तुम तो देशद्रोही हो, डबल पैसे दो, 100 नहीं लगेंगे, 200 दो। ये किस बात की सजा दे रहे हो भाई? कैश देना कौन सा क्राइम है? क्यों, क्या क्राइम है? तो हम इस विरुद्ध डिजिटल बना रहे हैं, आपको डिजिटल बना रहे, क्यों नहीं बनना चाह रहे? उन कंपनियों को एक तरफ आप बात करते हैं कि संविधान चालीसा, देश की उन्नति की बात करते हैं, वहीं आप डिजिटल इंडिया से कहाँ हो रही है उन्नति? कहाँ हो रही है उन्नति? मुझे बताओ ना। उन्नति ये हो रही है कि जहांगीरपुरी के गरीब मजदूरों के आप वो तोड़ोगे, रिक्शे तोड़ोगे, उनकी वो छोटी छोटी जो उनकी दुकानें वो तोड़ोगे। आप ये करोगे कि आप हमारे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाओगे, 50 जूते और 5,000 का दलित अगर उनके खेत में चला गया
5,000 रुपए जुर्माना, या आप ये लगाओगे घोड़ियों पे नहीं चढ़ने दोगे। ये अवैध अतिक्रमण पर अगर पूरे दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है तो दिक्कत मजदूर बैठ करके अपनी रोटी कमा रहा है, 200 रुपए कमा के ले जा रहा है, तो आपको अवैध लग रहा है? चलो मैं दिखाता हूँ ना अवैध। वो देश की राजधानी को हो सकता है कि चमाचम चाहते हो, चकाचक चाहते हो कि भाई ऐसे तो हमें बनाओ ना, हमें भी चमाचम बनाओ। इस देश का संविधान कहता है सबको समानता का अधिकार है। अगर अंबानी के पास घर है, उसके पास अगर 100 करोड़ है तो मेरे पास क्यों नहीं? इस देश का आर्टिकल 41 कहता है कि भारत के संविधान ने कहा, उसको कहा सरकारों को कि किसी ये जो संपत्ति है किसी एक के पास संचित ना हो, तमाम नागरिकों में इक्वल हो, ऐसी नीतियां बनाए सरकार। लेकिन नीति उल्टा बना रही है। जब इस देश के लोग भूखे मर रहे हैं तब इस देश का एक आदमी 5वीं सूची में आता अमीरी की पूरे दुनिया में, और एक आदमी एशिया का नंबर 1 मालदार बनता है। क्यों भाई? कौन सी नीति बना रहे हो? संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। इसलिए हमें जरूरत पड़ी संविधान 40 पढ़ने की, और हम पूरे देश में पढ़ेंगे। और ये जल्दी दिन आने वाला है कि हम मोदी के घर के बाहर बैठ के उसको संविधान 40 पढ़ाएंगे। अब हनुमान चालीसा पर संविधान 40 भारी पड़ने वाली है सीधे पढ़ा हुआ है। हाँ। वो तो 26 जनवरी 1950 को ही पड़ गया था। सरकार नहीं सुनी तो फिर क्या करेंगे? बदल देंगे। अच्छा, बदल देंगे। हाँ। बदल देंगे बदल पाएगी? पक्का। यूपी में तो ना पक्का बदल ली। देखिए यूपी में बिहार में भी ना, वोट लगाया यूपी में 50 सीटें कम हुई हैं, वोट कम हुआ, ये नहीं देख रहे आप? अच्छा, फिर उनके पास सिस्टम, मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष का वोट शेयर बढ़ा है? देखिए उसके बाद नहीं, विपक्ष नहीं, मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं अभी मुझे सुनिए नहीं, देखिए उनके पास सिस्टम, उनके पास ईवीएम, उनके पास धन, उनके पास गुंडे, उनके पास हिंदू धर्म, उसके बाद भी तुम 50 सीट लूज करके भाई, तो इसका मतलब तुम्हारा अंत निकट आ रहा है। बदल देंगे, बदल देंगे, धीरे नहीं बहुत जल्दी बदलेंगे। वो कह रहे हैं धीरे नहीं बहुत जल्दी कुर्सी खिसकने वाली। और किस तरीके से हनुमान चालीसा और संविधान चालीसा में अंतर बताइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।